सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। मैं जिस तरह से हम आज सिचुएशन देख रहे हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उनके हम दबंग बयानात तो सुनते रहते हैं पहले भी, लेकिन आज इस बार उनके निशाने पर हम देख रहे हैं कि जनाब हुकूमत नहीं बल्कि जिस तरह से उनकी निगोसिएशन आजकल PTI की चल रही है, JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने उनको ताक ताक कर निशाने पर रख लिया। मौलाना फजल रहमान अपने रेट लगवा रहे हैं, उनको तो घर में वोट नहीं मिला, मेरा वर्कर तक उन्हें शिकस्त दे सकता है, ये कहा गया है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से। अब एक तरफ अली अमीन गंडापुर के तोपों का रुख हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की जानिब है, दूसरी जानिब पशीन जलसे के बाद रहनुमा PTI असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता भी किया, और जैसे पशीन जलसे में एक सूरत हाल पेश आई थी, नारेबाजी उनके खिलाफ की गई थी वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको रोक दिया गया था, कहा गया था कि जी उनके साथ अभी हमारी निगोसिएशंस चल रही हैं, अभी हथौला रखा जाए। उस पर उन्होंने जलसे के बाद असद कैसर साहब ने उनसे माजरत भी की थी। दूसरी जानिब आज ये एक और बयान सामने आ चुका है, तो इसके बाद अब जो मौलाना फजल रहमान साहब को जो 6 जमाती एक अलायंस बना है उसमें शामिल करने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो किस हद तक कामयाब होंगी। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी कड़ी तनकीद की है अपोजिशन पर, कहा है कि बलूचिस्तान में जो जलसा था वो नाकाम था, जो तकारीर की गई हैं अब ये कंपनी नहीं चलने वाली। उमर अयूब कुछ बात कर रहे हैं, शेर अफजल कुछ और बात कर रहे हैं। एक ही जमात में 2 मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की वजह क्या है, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। अब एक जानिब जो हुकूमत की जानिब से तनकीद की जा रही है वो किस हद तक सही तनकीद है कि जी पॉलिसीज़ जो हैं वो अभी से हम देख रहे हैं जो इनकी PTI की पॉलिसी है वो नाकाम हो चुकी है, या PTI का जो 6 जमाती अलायंस है वो किस हद तक चलेगा ये, और दूसरा ये कि मौलाना फजल रहमान साहब पर तनकीद के साथ साथ उनसे निगोसिएशन, क्या ये PTI की जानिब से भी दो रुख पॉलिसी नहीं है। शाह साहब की जानिब बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर साहब कराची स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें हैं, तशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शराजी और शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करें हैं। सबका बेहद शुक्रिया। शाह साहब आपकी जानिब आती हूँ। पख्तूनख्वा में सारी सिचुएशन को एक जानिब देखा जाए जहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब एक जानिब विफाक से मिलते भी हैं, फिर दूसरी जानिब बयानात भी सामने आते हैं, फिर जहाँ पर विफाक के अगेंस्ट एक अलायंस बन रहा है 6 जमाती, उसमें मौलाना को शामिल करने के लिए कोशिश की जा रही है, उनसे इस हवाले से बातचीत भी चल रही है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब शायद वो पॉलिसी अपनी पार्टी की पॉलिसी से हट के ही बयान दे रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हो क्या रहा है बेसिकली? देखिए, जहाँ तक अमीनुल्लाह गंडापुर साहब के आज के बयान का ताल्लुक है तो उसमें एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि बाय इलेक्शंस हो रहे हैं और उनके भाई जो है वो मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं डेरा इस्माइल खान से उस सीट के ऊपर, जिसके ऊपर जो है वो अली अमीन गंडापुर जीते थे मौलाना फजल रहमान से और फैसल करीम कुंडी से, और अब दोबारा उस पर री इलेक्शन हो रहा है, तो शायद एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उस इलेक्शन के हवाले से हो सकती है। दूसरा, हमें एक बात बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जिसकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है वो एक इंतशार का भी शिकार नज़र आती है, और ख़ास तौर पर जो सेंट्रल लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन ना होने की वजह से इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इनका इत्तेफाक नहीं होता। मरवत साहब एक बात करते हैं, बैरिस्टर गौर दूसरी बात करते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर जो है इस वक्त जाहिर बात चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के और उनका एक अपना रोल है। दूसरा जो आपने बात की कि मुलाकातें कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में उनकी ओहदे की मजबूरी भी है और साथ साथ वो एक सूबे की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए विफाक के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तकरीबन 90% डिपेंडेंट है अब बजट के लिए और साथ साथ एलोकेशन के लिए, तो ये उनकी शायद मजबूरी रहेगी। दूसरा एक चीज़ और भी लग रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त डबल प्लानिंग के साथ चल रही है। एक तरफ वो क्रिटिसिज्म भी कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो प्रोटेस्ट भी कर रही है, इत्तेहाद भी बना रही है, और साथ साथ वो अपने मसाइल के लिए प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रही है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक
स्ट्रेटेजी जो मुझे नज़र आ रही है इस वक्त, क्योंकि इसमें कोई कबात नहीं है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना आप देख रहे हैं, तारड़ साहब भी दे रहे हैं, मरीम नवाज साहब भी दे रही हैं, इस तरह बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो स्टेटमेंट देती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल में मफाद का ताल्लुक होगा, मैं नहीं समझता कि बहैसियत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो किसी भी किस्म की ऐसे मिस एडवेंचर की तरफ जाना चाहेंगे जहाँ से उनको और उनके सूबे को मसाइल होंगे। तीसरा जो अहम नुकता है, हमारे यहाँ SIFC या जो मुश्तरका मफादात कौंसल है, उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो मुल्की सतह के और एक लार्जर उसका जो कैनवस होगा, जिसमें इंडिविजुअल पार्टीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपनी राय तो दे सकती है लेकिन किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहेंगी। आपने देखा कि जैसे कि सऊदी जो इस वक्त वफ्द पाकिस्तान के अंदर आए, तो आपने देखा तहरीक इंसाफ की सेंट्रल लीडरशिप ने उनकी अराइवल को भी वेलकम किया और उनकी जानिब से इन्वेस्टमेंट को भी वेलकम किया। तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटेजिक, मेरी राय के मुताबिक एक स्ट्रेटेजिक किस्म की गेम जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ वेलकम तो किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया, एक तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स, दूसरी तरफ से अपने मफादात को भी किसी तरीके से, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया उमर अयूब साहब ने, वो जो उनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अलावा जो उनको प्रॉब्लम्स है वो करें, रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में नहीं होता वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस तरह से आएगी। खैर एनीवेज, एहतशाम साहब की जानिब बढ़ते हैं। एहतशाम साहब, मौलाना साहब इतना एक तो वक्त क्यों ले रहे थे, या तो हाँ है या फिर ना है, इतना वक्त लग गया उनको अभी तक डिसाइड करने की उन्होंने कौन सी साइड लेनी है। दूसरी जानिब ये बयानात आना शुरू हो गए कि भाई वो रेट लगवा रहे हैं, इसके बाद तो फिर क्या मौलाना साहब ज्वाइन करेंगे ये 6 जो हम देख रहे हैं पार्टीज़ का इत्तेहाद हुआ है? देखें, ये जो बयान दिया है गंडापुर साहब ने, आमना इसके प्रोवोकेशन क्या है, मुझे लगता है परसों का इंटरव्यू जो आपने देखा है कि मौलाना फजल रहमान का शाहजेब के साथ हुआ, उसमें जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने पूछा, सवाल किए कि जी आपके साथ तो इतने इख्तलाफात थे PTI के, आपको मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया और आप उनसे सुलह करने जा रहे हैं। एक जुमला कहा, जी सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन जो अगली बात करने वाली है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है जो गंडापुर साहब उछल पड़े हैं वो ये है, उन्होंने कहा जी अच्छी बात है कि अगर पार्टी के अंदर बेहूदगी ख़त्म हो रही है और अगर लोगों को पता चल रहा है कि सियासी रवैये क्या होने चाहिए और इसके नुकसानात क्या होने चाहिए, किस तरह इसको कवर करना होता है, तो शायद ये सीख लें। मेरा ख्याल है गंडापुर वहाँ पे खड़े हो गए हैं। एक तो पुरानी दुश्मनी है उनकी, ज़ाहिर शाह ज़्यादा जानते हैं, दूसरा देखिए पार्टी के अंदर 2, 3, 4 धड़े बन गए। अभी आपने उमर अयूब का जिक्र किया, उसके बाद मरवत साहब का जिक्र किया, फिर उसके बाद देखें अली ज़फ़र का झगड़ा अली अपना गौर खान के साथ अपना है, फिर ये कि इस अंदाज पे जो गंडापुर साहब ने चढ़ाई की है असद कैसर के ऊपर, दूसरी मुलाकात तीसरी की है, वो चाहते हैं कि जी किसी तरीके से मामला बेहतरी की तरफ जाएँ। लेकिन ना उमर अयूब क्या कहते हैं कि जी हुकूमत को गिराना भी है, साथ ये भी कहते हैं जी अदम इस्तेकाम नहीं पैदा करना चाहते। अब देखिए बज़वर्ड क्या है अपना, अभी देखें 6 जमाती इत्तेहाद है, बुनियादी तौर पे कहा गया कि जी हमारा मकसद क्या है, हमने आइन की बहाली करनी है, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरीके से इमरान को बाहर निकालना है। इमरान तो इस तरह बाहर नहीं आएंगे जब तक आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करेंगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाहर नहीं आ सकते, फिर अदालतों के ज़रिए रिलीफ लेना होगा। अब सवाल ये है कि जिनको कौम परस्त लीडर अचकज़ई साहब को आपने दे दी है सरबराही इसकी, तो उसके बाद वो मुझे बताएं इनके पास क्या रह गया। जमात इस्लामी और अचकज़ई की पार्टी पे पख्तूनख्वा, ये देखें अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही हैं। ये इलेक्शन में लोग हार गए, इनको कुछ नहीं मिला। अब ये सारा का सारा किरदार इस्तेमाल करना चाहते हैं PTI का। PTI का इस वक्त मसला ये है कि इन्होंने, आपने देखा 2 रैलियाँ निकाल के देखनी, KP से बात नहीं बनी। बलोचिस्तान का जलसा मैं नहीं कहता है, मुखालफिन भी कह रहे हैं पेशीन का जलसा ऐसा ही था। गौर खान अपना उमर अयूब ने जब तकरीर की थी, आपको देखा बंदे ही नहीं थे, मरवत साहब तो आए तो थोड़ा सा माहौल बन गया था। लेकिन अब सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि इस वक्त इनको नहीं समझ आ रही क्या किया जाए। और रह गया सवाल मौलाना फजल रहमान का। मौलाना फजल रहमान साहब इतने कच्चे नहीं खेले, देखें वो सर, लेकिन टाइम बहुत ले लिया ना, लगवाने की जरूरत है ना, कब तक आखिर वो सदर वाला भी जो सिचुएशन थी वो मरहला भी गुजर गया, अब तो टाइम उन्होंने काफी ले लिया, वो तो चला गया ना उनके लिए। लेकिन टाइम ले लिया। देखें ना, सियासत में तो आमना कोई चीज़ हतमी नहीं होती ना, आप हर वक्त अपनी गेम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। मौलाना साहब रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके तल्लुकात नवाशी साहब से बहुत अच्छे हैं, जरदारी साहब के साथ उनके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। आखिरी बात जो असली बात है, PTI इस तारीख से कोई फ़ायदा नहीं उठाएगी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इनका जो है जब तक ठीक ही होगा। और दूसरा ये कि तहरीक चलाने के लिए आपको एक रोड मैप सीरियस किस्म का देना पड़ता है, वो नहीं है, बंदे आप इकट्ठे नहीं कर सकते, नहीं हो रही मामला। एग्जैक्टली। अच्छा, वही बात आ जाती है कि जो अभी 6 पार्टीज ने उनमें लगारी साहब
वेटेज अगर कोई दे सकती थी पार्टी आकर तो वो मौलाना साहब की पार्टी थी। उनको कन्विंस करने के लिए तो चाहिए था कि हथौला रखते, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनाब बयानात भी चल रहे हैं, जलसों में नारेबाजियाँ भी चल रही हैं। PPPMLN के भी अगर हम एग्जाम्पल ले लें, माजी में जब जब उन्होंने इत्तेहाद करना उससे पहले एक माहौल बनाया जाता है, खामोशी, एक दूसरे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जाता है, शो करवाया जाता है। अभी यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं है, फिर कैसे मौलाना साहब को मिलवाया जाएगा? और उनके बगैर तो आपको लग रहा है कि इस 6 जमाती जो एक इत्तेहाद बना है इसमें वेटेज है, इतनी ताकत होगी, स्ट्रॉन्ग बनेगा ये कि टफ टाइम दे सके? देखिए, मौलाना साहब का ये हल्का जो है डेरा इस्माइल खान वो 50-55 साल से है, और 54 साल पहले उनके वालिद यहाँ से उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हरा कर सीट जीती थी। ऐसी बात नहीं थी। डेरा इस्माइल खान से वहाँ से मौलाना फजल रहमान का हार जाना एक ज़ख्म है, और जिसका जो आए हैं उनकी जगह पर उनके लिए एक चैलेंज है कि जनाब क्या वो सीट को बरकरार रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान कोई ना कोई तो डील करेंगे ना, या तो PTI मान जाए कि अपना गंडापुर साहब के भाई ना उठें, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान जाए कि जनाब वो फैसल करीम कुंडी को वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट न दे, या उसको कहें कि जी वो बैठ जाएँ और हिमायत करें, या PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों हिमायत करें मौलाना फजल रहमान की, तो मौलाना फजल रहमान उस तरफ को ना जाएँ। तो सियासत तो एक ऐसा गेम है जिसमें इस तरह के सौदे हो नहीं सकते हैं। यहाँ पर मौलाना सीट छोड़कर जाते हैं तो फिर मौलाना मुफ्ती महमूद की सियासत भी ख़त्म और मौलाना फजल रहमान की सियासत भी ख़त्म। वो कहीं से भी जीत जाएं, पशीन से क्या, किसी भी जगह से जाकर जीत जाएं, लेकिन डेरा इस्माइल खान से हार जाने का मतलब ये है कि वो सियासत से आउट हो गए हैं। और पिछले 2 टर्म जो हैं वो हार रहे हैं। एक दफ़ा पहले भी वो हार चुके हैं फैसल करीम कुंडी से, 2013 का इलेक्शन, फिर उसके बाद जो है 2018 का इलेक्शन जो है वो उन्होंने गेन करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद 2018 का इलेक्शन तो नहीं जीते थे ना, वहाँ पर तो मौलाना गंडापुर आ गए थे। फिर उसके बाद अब फिर गंडापुर आ गए हैं, तो मौलाना तो अब 15 साल से अगर जीते अपने हल्के से हट जाते हैं तो फिर वो कहीं के भी नहीं रहते हैं। एक बात तो ये है। जहाँ तक PTI की बात है तो उसका तो नक का कोका कहीं गिर गया है, उसको तलाश कर रही है। PTI तो नक दा कोका डठा रतों का, वो उसके बाद तो उसी चक्कर में अभी तक कि भाई कहाँ तलाश करें, अली जफर के पास जाएं, गौर खान के पास जाएं, मरवा साहब के पास जाएं, गंडापुर साहब के पास जाएं, असद कैसर साहब खुद इधर तलाश करते फिर रहे हैं, हालांकि उनको पता है उनके सामने गिरा है और उसको उठा भी सकते हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं। ये सूरत हाल तो है PTI की। लगारी साहब जहाँ जाने की जरूरत है वहाँ क्यों नहीं चले जाते? ये नहीं, वहाँ तो जा ही रहे ना। मसला ये है कि इनका ख्याल ये है कि हम आ जाएंगे और फिर जो हमने 9 मई से पहले सोचा था वो दोबारा हो जाएगा। ठीक है, जुल्फ़िकार साहब फिर चलते हैं। जुल्फ़िकार साहब, सारी सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अभी बेसिकली क़यादत जो हम देख रहे हैं, टॉप लीडरशिप, खान साहब बेसिकली वो अंदर हैं, जेल में हैं, तो इस वजह से ये सारा बहरानी कैफियत है कि समझ नहीं आ रही करना क्या है। एक जाने बात भी करते हैं, दूसरी जाने बयानात भी दाग देते हैं। ऐसे मामला कैसे चलेंगे? आमना, इस बात करने शुरू करने से पहले लगारी साहब ने जो बात की, जो उन्होंने बात की, शायद मेरे ख्याल में आवाज़ ठीक नहीं है, इको हो रही है। अगर MCR इसको बेहतर कर दे। जी 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 ज़रूर, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। आपकी आवाज़ अगर एको हो रही है, इको हो रही है, बहुत ज़्यादा इको हो रही है जी, इको हो रही है। बहरहाल नक का जो कोका है वो कोका तो जहाँ गिरा हुआ है, ठीक इत्तेशाम साहब ने बात कि इधर उधर भाग रहे हैं वहाँ चले जाएं, तो कोका उधर गिरा हुआ है वहाँ जाके ले लें उनसे जिनके पास है। सही। अब बात आ गई उसकी, इस वक्त आपने कहा कि वो जेल में हैं, वो जेल में है बिल्कुल इसी वजह से सारे प्रॉब्लम है। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा आर्क जो राइवल है वो है गंडापुर साहब, मौलाना साहब के। उनको तकलीफ़ होगी अगर कोई ऐसे बना, अगर आप कह लें कि कोई ऐसे अलाइंस बन गया या उनके साथ बन गया, मेरे ख्याल में तकलीफ़ उनको होगी कि उसके बाद फिर कोई कंसेशन या कोई रियायतें देनी पड़ेंगी बाद में, अगर कभी कोई इलेक्शन में या कुछ में होगा। तो इस वजह से वो मेरे ख्याल में जो चीज़ जीती हुआ है, ट्रॉफ़ी उनके हाथ में है, अली अमीन गंडापुर के हाथ में ट्रॉफ़ी है, वो ट्रॉफ़ी वो अपने हाथ से नहीं देना चाहते हैं, वो निकालना नहीं चाहते हैं। अब जो बात आपकी बुनियादी बात है, जो आपने मेरे ख्याल में 2 पार्टिसिपेंट से आपने बात की,
ज़ाहिर शाह साहब की बात मैं नहीं सुन सका, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या, क्योंकि आवाज़ मुझे उनकी नहीं आ रही थी। अच्छा, लेकिन बात यह है कि जितना लंबा वो टाइम ले रहे हैं, लगता मुझे ये है कि शायद उनको कह दिया गया था कि आप खामोश बैठें, इंतज़ार करें, चाहे पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, चाहे नून लीग की तरफ से हो, चाहे किसी और तरफ से हो। वेट एंड सी का आप करें, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी अगर वो उसको करते हैं। लेकिन अगर मौलाना साहब कहीं भी जाते हैं, अगर वो अपोजिशन की तरफ जाते हैं, ज़रूर अपोजिशन के उनमें ज़रा जान पड़ जाएगी। स्ट्रीट पावर तो उनके पास है, जलसे में उनके लोग आएंगे। सिंध से जो एहतजाज करने जा रहे थे क्विकली जुल्फिकार साहब, तो वो फिर क्या वेट एंड सी की नज़र हो जाएगा, वो बैठे रहेंगे, वो एहतजाज नहीं होगा क्या? आप ये समझ रहे हैं? वो चाहते हैं, वो मेरे ख्याल में मेरा अपना तज्जिया ये है कि वो चाहते हैं कि सोलो फ्लाइट लें, जो कुछ भी वो एहतजाज करें तो वो अपनी हैसियत बता दें कि मेरी अपनी हैसियत है। कल को आप मुझे उनके जलसों में शामिल हो के आप मुझे ना कहें कि आप किसी के दम पर आए हैं। सही वो जो कुछ करना चाहते हैं वो अकेले प्रेशर डालना चाहते हैं, और जो कंसेशंस वगैरह लेंगे वो खुद भी अकेले ही लेंगे अपनी हैसियत। आई गॉट योर पॉइंट। बेसिकली वो ये देखना चाह रहे हैं, वो ये अपनी स्ट्रीट पावर शो करवा के कि भाई वो किसी के दम पर बात नहीं मनवा रहे, उनकी अपनी कितनी पावर है। ये आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। मजीद अहम स्टोरीज पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि सिंध में गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक खबरें ज़ोर पकड़ने लगी हैं। इससे कबल भी जब सिंध में गवर्नरशिप का मामला ज़ेर बहस आया था तो MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब एक मरतबा फिर जब कामरान टिसोरी की तब्दीली की बाज़गश सुनाई देने लगी है तो MQM ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा है कि मुशावरत के बगैर तब्दीली मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। फारूक सत्तार ने कहा है कि MQM के गवर्नर सिर्फ कामरान टिसोरी हैं, उनके अलावा गवर्नरशिप के लिए कोई नाम ज़ेर गौर नहीं है। जबकि MQM ने गवर्नर सिंध की तब्दीली की खबरों पर नून लीग की क़यादत से राब्ते का फैसला भी किया है। दूसरी जानिब नए गवर्नर सिंध के लिए साबिक़ निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर और खुशबख्त शुजात का नाम भी ज़ेरे गर्दिश है। इस हवाले से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है कि लोग मुबारकबाद तो दे रहे हैं लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर मुझे आगाह नहीं किया गया। इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये कि क्या गवर्नरशिप का मामला सूबे में एक नया तनाज़ा खड़ा कर देगा, और अगर MQM जो वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है इसकी मर्ज़ी के खिलाफ गवर्नर की तैनाती की गई तो क्या इस पर वफाकी हुकूमत पर क्या इसका असरात पड़ने जा रहे हैं? डेफिनेटली ये बोर ऑफ कंटेंशन बन सकता है ये सिचुएशन। लगारी साहब नहीं, तो ये कि ये मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्यों उठाया गया है। कामरान टिसोरी MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार के और मेरे मुश्तरका गवर्नर हैं। मतलब ये कि कामरान टिसोरी को हटाने को कोई वजह समझ नहीं आ रही। आपके मुश्तरका? हाँ, मैंने भी अपना हिस्सा डाला हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त। नहीं, वैसे मैं वैसे ही कह रहा हूँ। तो खुशबख्त शुजात बहुत एक ज़हीन पॉलिटिशियन है और हम उनको तकरीबन 50-55 साल से जानते हैं, जब से वो रेडियो पर खुशबख्त आलिया हुआ करती थी और शुजात बाद में बनी थी। तो लेकिन वो उम्मीदवार MQM की तरफ से नहीं हैं और ना MQM उनका नाम देगी। और ये चूँकि वो है, ये अख्तियार जो है दिया गया है इत्तेहादियों ने कि PMLN मुकर्रर करेगी, तो PMLN को क्या पड़ी है कि वो अपनी सीटें जो है ख़तरे में डालकर और कौमी असम्बली की उनको एक अच्छी खासी एज मिली हुई है कानून साजी में, आइन में अगर तरमीम करनी पड़े तब भी MQM की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो MQM को क्यों ऐसा करेगी कि जनाब उनके उम्मीदवार को जो तंग भी नहीं कर रहे हैं, किसी की परेशानी का सबब भी नहीं बन रहे हैं, वो एक बहुत संभल कर काम करने वाले गवर्नर हैं और मेरे ख्याल में अब तक का तजर्बा उनके बारे में ठीक साबित हुआ है। तो उनको हटाने की कोई वजह समझ में नहीं आती है। और जस्टिस मकबूल बाकिर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनका वो दौर भी हमने देखा है जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और वो भी दौर देखा है जो रोशन दौर है। मेरे ख्याल में अदलिया की तारीख में एक बेहतर नाम उनका हमेशा रहेगा। और एक दफ़ा उन्होंने एक ख़बर मैंने दी थी बाईलैंड, तो उस खबर पर मुझे बुलवा लिया था, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली कोर्ट में कोई बात नहीं की। कुछ चीज़ें समझाना चाहते थे, वो उन्होंने अपने रजिस्ट्रार से कहकर वो बात कर ली थी, लेकिन वो ख़बर के बारे में जान गए थे और मैं भी जान गया था। लेकिन जस्टिस मकबूल बाकिर जो भी उम्मीदवार नहीं है, ना वो
इस दौड़ में हैं, ना उनको इस दौड़ में लाया गया है। और चूँकि उनको पहले नाम जो है वो बहुत आला सतह से आया था, उनका नाम चीफ मिनिस्टर के लिए, तो मेरे ख्याल में वो नहीं चाहते हैं कि कामरान टसूरी साहब जो हैं वो उनको चेंज किया जाए। ठीक है एहतशाम साहब, ये ख़ास तौर पे अगर हम खुशबख्त शुजात साहिबा की बात करें, इस हवाले से पहले भी ऐसी न्यूज़ जो थी वो आ रही थी, तकरीबन 1-1.5 महीने पहले भी ये कहा जा रहा था जी कि PMLN चाह रही है, PMLN के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी इस चीज़ से कोई इशू नहीं होगा अगर खुशबख्त शुजात साहिबा आती हैं। तो ये PMLN का इंटरेस्ट क्या बेसिकली, क्या प्रॉक्सिमिटी है उनकी अपने, अगर देखा जाए तो उनके लिंक्स हैं, और अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप इसको किस हद तक देख रहे हैं कि इसके असरात होंगे, MQM क्या किस तरह से टफ टाइम दे सकती है? देखिए, हम ना खुशबख्त शुजात के चांसेस तो मुझे नहीं लगते। अब ये एकदम से उनका नाम आया और कैसे आया, डॉक्टर अपने मकबूल साहब का भी नाम इस हवाले से आया। देखिए, पहली बुनियादी बात तो है, ये तो गवर्नर लगाना फेडरेशन का काम होता है, फेडरल गवर्नमेंट का ये काम होता है, और ये वो तय करती है कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। लगारी साहब ने जिक्र किया कामरान टसूरी का, और अब जिक्र किया फारूक सत्तार साहब का। आपको याद होगा कि जब उनको फारूक सत्तार साहब ने एक ज़माने में सेनेटर बनाने की कोशिश की थी तो कितनी अंदर PTI अपने क्या कहते हैं MQM में लड़ाई हुई थी, और उसके बाद तो फारूक सत्तार साहब की जो है वो छुट्टी एक किस्म की हो गई थी। जितनी पावरफुल पर्सनैलिटी थे वहाँ से इनकी वजह से दूर हट गए थे। मेरा अपना ख्याल है कि वो कामरान टसूरी जिनके बंदे हैं, वो मोहसिन लगारी भी उन्हीं के बंदे हैं, इस तरह से हमारे काकड़ साहब जब गए उन्हीं के बंदे हैं। बज़ाहिर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप मुझे बताएं, दूर दूर तक इतने शदीद इख्तलाफात पीपल्स पार्टी के और MQM के हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने कोई बयान ऐसा नहीं देखा कि ओपनली पीपल्स पार्टी ने कहा होगा जी इनको हटा के हमारा बंदा लगाया जाएगा, किसी और का लगाया जाए। मेरा ख्याल है ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो इस वक्त देख रहे हैं MQM के अंदर, वो है, उनके अपने प्रेशर्स हैं कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, आसानी के साथ मामला तय हो जाएगा। जहाँ से MQM वाले पहले डील किए जाते हैं, जहाँ से उनको लाइन दी लेकिन जाती ये है, नाम अचानक नहीं आया। ये अगर देखा जाए फरवरी 19 दिनेशन की खबर भी है, उस वक्त भी खुशबख्त शुजात साहिबा का नाम था ज़ेर बहस। इस सिलसिले में PMLN और PP की जो थी वो कंसेंसस था। साहब देखिए, मेरा नहीं ख्याल उनके माजरत के साथ सियासी तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स हैं कि उनको वो लगा दें और इसका उनको फ़ायदा भी ना हो। मुझे नहीं लगता इस हवाले से कि MQM जो है ना को इतनी आसानी से गेम करेगी। और कामरान टसूरी साहब के यहाँ पे जो गुफ्तगू होती है वो कहा जाता है कि इतनी आसानी के साथ वो भी जाने वाले नहीं है। अब ये इनका आपस में जो MQM के मामलात हैं ये कौन ठीक करेगा, ये फिर दोबारा से पिंडी वाले उनको कहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि असल दबाव MQM पे पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है, क्योंकि बहुत से हवालों से उनके इख्तलाफात हैं। आपने देखा आजकल बड़ी शदीद एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, तो मेरा ख्याल है उसको रुकवाने के लिए शायद एक नई बात ये निकाल दी गई है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये मामला कोई इतना मुश्किल होगा। और खुशबख्त शुजात साहबा के मुझे तो माजरत के साथ दूर दूर तक कोई नहीं लगता कि उन किसी ने, और ख़ास तौर पे अगर ये कोई है कि नून वालों ने उनको सपोर्ट किया, नून वालों का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं यहाँ पे। वो तो बेचारे वैसे ही दबके बैठे हैं, जो उनके साथ हो चुका है। फॉर्म 45 जड़ों में बैठ गया, नवाज शरीफ साहब जाके अगेन वही वो MQM से उनका भी ताल्लुक है, खुशबख्त शुजात साहिबा का भी, और PMLN के साथ हो सकता है उनके अपने कुछ पर्सनल लेवल के लिंक्स हों। ये तो जुल्फ़िकार साहब की जाने जाते हैं। जुल्फ़िकार साहब, कामरान टसूरी साहब से कोई इशू है, कोई मामला है जो उनको बदलने की बातें हो रही हैं, या फिर जिस तरह से एहतशाम साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ मामलात से तवज्जो हटाने की कोशिश है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि MQM की जानिब से पीपल्स पार्टी को बड़ा पिन पॉइंट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में कि पीपल्स पार्टी की जो पिछले दिनों पीपल्स पार्टी और MQM में जो मामला चल रहे थे, ख़ासकर कच्चे के मामले पर, पुलिस के फोर्स के मामले में, जिसमें इतना प्रेशर आया कि एक ही दिन में जब एक बयान दिया उन MQM के लोगों ने, तो फौरी तौर पर 3 मिनिस्टर इकट्ठा उन्होंने जो है ना वो आगे पीछे बयान देने शुरू कर दिए और उनके ख़िलाफ़। तो ये थोड़ा सारा हाइड एंड सीक का सिलसिला उनका वो है। तो ये पीपल्स पार्टी ने भी शायद उनके जहन में ये हो कि हम थोड़ा सारा इनको बदल दें। कामरान टसूरी, हम कोयटा में बैठे हुए हैं, लगारी साहब ज़्यादा जानते हैं। कामरान टसूरी जब उनका नाम उनको सेनेट के लिए वो किया था तो बहुत सख्त मुखालफत हो गई थी, और MQM के मुख्तलिफ दड़ों में वो चाहते थे कि उनको ना करें और उनको टिकट नहीं दिया। और उसके बाद फिर जब सिंध का गवर्नर उनको बनाया तो उस पर बिल्कुल जैसे कोई कहते हैं जैसे
साबका चेयरमैन सेनेट जो संजरानी साहब हैं, हमारे सादिक संजरानी, शहद की दलदल उनको कहते हैं, तो कामरान टसोरी भी शहद की दलदल हैं, जो उनके करीब जाता है उनको खींच लेते हैं। बिल्कुल। और आज आपने देखा कि तमाम बैक आवाज़ जो हैं MQM के तमाम धड़े इकट्ठे हो गए हैं और बैक आवाज़ कहते हैं कि हमारे गवर्नर यही हैं, इनको ना बदलें। तो मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी से भी वो मामला तय कर लेंगे। पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल है, जब इत्तेहाद हो गया था उनका, PDM हुकूमत आ गई थी, तो उस वक्त इनको कोई पीपल्स पार्टी का मसला नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनका मसला है। ये आपकी बात ठीक है, इस वक्त वक्ती तौर पर ज़रा प्रेशर को हटाना है, और उस प्रेशर को इस तरह हटाते हैं कि आप अगर ये करते हैं तो हम आपके बंदे को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। और बात ये ठीक है, हमारे जो दीगर पैनलिस्ट ने ये बात की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या पड़ी हुई है, वो तो MQM की तरफ देखें कि जो MQM कहेगी वही करेंगे। और कहीं की अगर ये और की बात है, अगर खुशबख्श शुजात की पहुंच वहाँ तक है तो बिल्कुल फिर खुशबख्श शुजात किसी वक्त भी लग सकती हैं, अगर उनकी पहुंच वहाँ तक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि खुशबख्श शुजात पहुंच वहाँ तक नहीं है, मुझे लगता है। चले भाई, एहतशाम साहब ने अंदर की खबर दी है वो कह रहे हैं उनके टाइज इतने नहीं हैं। अच्छा जी शाह साहब, आप एक तो ये कि ये मामला किस हद तक जा सकता है आगे, दूसरी चीज़ ये कि किसी और नाम पे कंसेंसस हो सकता है, या वाकई MQM रिजिड है कामरान टसोरी साहब को लेके कि भाई MQM से ही कोई और नाम अगर सामने आए तो इस पे फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है? जैसे आमना मेरे ख्याल में लगारी साहब ने और एहतशाम साहब ने बड़ी गहरी बातें की हैं। एक तो मुझे आवाज़ इको हो रही है, मैं बार बार आपको कहता रहा, लेकिन शायद समझ नहीं आ रही, और शहजादा साहब को मैं सुन नहीं सका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कामरान टसोरी साहब मेरे ख्याल में एक मजबूत गवर्नर है, और ये आपको किसने कह दिया कि सियासत में गवर्नर इतनी आसानी से पॉलिटिकल पार्टीज़ के कहने से लगेगा। मैं तो इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा देखें, इस वक्त सोने की ताकत बड़ी मजबूत है। गोल्ड इज़ द ओनली 251 पे चला गया सर, अंदर हीरे के बाद जो है वो बड़ा अहम समझा जाता है। तो मेरे ख्याल में गवर्नर साहब जो है इस वक्त जो सिंध के गवर्नर है वो गोल्डन गवर्नर है और इसके साथ हमारी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी एक गोल्डन गवर्नर बैठे हुए हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी सीटें हैं ना, जिस मुल्क के अंदर आप एक MPA और MNA की सीट को जितवाने और हरवाने के लिए फॉर्म 45 को कन्वर्ट कर देते हैं 47 में, तो वो फॉर पर्पस होता है। और दूसरा मैं ये नहीं समझता कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर सेटअप मौजूद था, आप देख रहे हैं वो तमाम लोग माशाल्लाह अच्छे ओहदों पे दोबारा तैनात हैं। तो हमें इस चीज़ को भी नज़र में रखना चाहिए कि देखिए पीपल्स पार्टी PMLN और साथ साथ उनकी इत्तेहादी जमातों को उनके अपने हिस्से मिल चुके हैं। कोई सदर बन गया है, कोई वज़ीर आज़म बन गया है, कोई वज़ीर आला बन गया है, और साथ साथ उनके अपने लोग जो है वो की पोस्टों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब एक बात को हमने ज़रूर नज़र में रखना होगा कि इतना आसान नहीं है कि खुशबख्श शुजात साहब या जस्टिस बाकर साहब को जो है वो तैनात कर दिया जाए। अब तैनात करने वालों को फ़ायदा क्या पहुँचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जिस मुल्क के अंदर सेनेट की सीट जो है 1 अरब रुपए पे बिकती हो और एक एक मिनिस्ट्री 40 करोड़ रुपए पे बिकती हो, शहजाद साहब मेरी बात सुन रहे हो कि मेरा इशारा किस तरफ है, तो आप उसमें उस मुल्क के अंदर इतनी आसानी से कहेंगे कि जी गवर्नर बदला जाए और उसको लगाया जाए, इसको लगाया जाए। इसमें बहुत गहरी बातें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये ज़रूर एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है कि टसोरी साहब को प्रेशराइज़ किया जाए फॉर पर्पस। शायद कोई लगाने वालों को, हटाने वालों का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मेरी राय ये है कि मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद सियासी जमातों के भी इख्तियार से बाहर हैं, और मेरे ख्याल में उनको जितना इख्तियार दिया गया वो इतना ही है कि वो जमहूरी निज़ाम चलाते रहे पाकिस्तान के अंदर। बाकी जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर जहाँ पर स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं, स्ट्रेटेजिक पोस्टें हैं, उसके ऊपर मेरे ख्याल में बड़ी कम से है। और ये सियासी सिर्फ जो है वो बयानबाजी की हद तक और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की हद तक ये तमाम जमातें ज़रूर इस हवाले से बात कर सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल जी जनाब, इस हवाले से आपका भी इस हवाले से टेक आ चुका है। एक और अहम मामले पर बात करते हैं। इस वक्त जो हम देख रहे हैं मुल्क में मौसम की जो तब्दीली है, ख़ास तौर पे जो 2 सूबे इस वक्त इससे अफेक्ट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की उस नात है, उसका हम देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन बनी है, वो आपके सामने रखते हैं। KP में होने वाली बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 41 ज़ख्मी हो चुके हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दीवारें और छतें गिरने से 1370 मकानात को नुकसान पहुँचा। अब तक 160 घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं, जबकि 1210 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब अगर बलूचिस्तान की हम बात करें तो वहाँ बारिश की तबाही ख़त्म नहीं हुई थी, एक नया सिस्टम सूबे में दाखिल हो गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की तबाहकारियाँ जारी हैं।
खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, मवेशी सैलाबी रैले में बह गए हैं, जबकि बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की भी पेश गोई की गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएई में, दुबई में ख़ास तौर पे जो सिचुएशन बनी हुई है, अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ वाला जो सारा सिनेरियो है वो उसके असरात अब बलूचिस्तान पे और सिंध को अफेक्ट करने वाले हैं। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से कहें, वो सिस्टम वहाँ पर दाखिल हो रहा है। जब हुकूमत को मालूम है कि जनाब ये हर साल इस तरह की सिचुएशन गैर मामूली पैदा हो जाती है, बारिशों से नुकसान होता है, तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? ये अलमिया लेकर हम बढ़ते हैं। जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है अभी उसकी मंजर कशी कीजिए। बेसिकली वहाँ पर क्या क्या हुआ है, कितना नुकसान हो चुका है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त कोयटा और नॉर्थ में अगर आप देखें, जो आपके किला सैफुल्ला और उसमें बारिशें नहीं हैं, लेकिन आज सारा दिन बारिशें हुई हैं मकरान डिवीज़न में और सेंट्रल बलूचिस्तान में। मकरान डिवीज़न जैसे आपके ग्वादर में, केच में, पंजगूर में, और सेंट्रल बलूचिस्तान राइट फ्रॉम कराची अगर आप देखें, हब, लसबेला, अवरान, खुजदार, कलात और मंगोचर, सूराब, मस्तुंग, इन एरिया में बारिशें हुई हैं। और उसके वहाँ आज जुज़वी तौर पर वैसे स्कूल बंद कर दिए गए थे ईद के बाद, जब जो स्कूल खुलने थे उसको बंद कर दिए गए, क्योंकि कोयटा में 3 दिन बारिशें बहुत ज़्यादा रही हैं। टोटल अब तक जो जानी नुकसान जो है वो कुछ 7 अफराद जो है लाइटनिंग से उनकी डेथ हुई है। एक बंदा जिनके चमन में दीवार गिरने से उसकी मौत वाक़या हुई है, और तकरीबन कोई 500-550, आज का जो फिगर है कि 500 पहले था कि 500 जुज़वी तौर पर और मुकम्मल जो है वो घरों को नुकसान पहुंचा है। और चागी में काफ़ी फ्लड का एक है, लेकिन अंडर कंट्रोल था चागी में, और उसमें कोई 45 से 50 घर जो है उनको नुकसान पहुंचा। ये अभी तक जो है सूरत हाल है। लेकिन जो आपका जो ईस्टर्न जो हमेशा पानी वहाँ आता है, फ्लडिंग की सिचुएशन है, वो इस मरतबा अभी तक कमज़ोर वो है कि अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगर बारिशें नॉर्थ में होती हैं तो फिर ईस्टर्न साइड पर, और ये आपके काफ़ी जो आपका नसीराबाद डिवीज़न, सिबी डिवीज़न और आगे जलमक्सी, और उसके बाद सिंध में पानी दाखिल हो जाता है और काफ़ी यहाँ पर नुकसानात होते हैं। सही। तो सर, अभी वहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अगर गैर मामूली सूरत हाल पैदा होती है तो फिर जाके जनाब देखा जाएगा कि मज़ीद हिफाजती इक़दाम किस तरह से करने हैं। अभी बेसिकली वहाँ पे हो क्या रहा है, इंतजाम किस तरह से किए जा रहे हैं ताकि मज़ीद नुकसान ना हो? PDMA से अभी थोड़ी देर पहले जो प्रोग्राम से पहले मैंने बात की, PDMA के जो जानजे पठान हैं और हेड है उन्होंने कहा हमने अपने तौर पर तो तमाम रिलीफ का काम जो है वो हमने बिल्कुल हम रेडी हैं कि रिलीफ हम पहले के रेस्क्यू का काम करें अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सूरत हाल है। और अभी तक तो जहाँ जहाँ जिनके घर डैमेज हुए हैं वहाँ हमने रिलीफ का काम किया है। वहाँ खुश्क राशन जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया है। टेंट हमारे पास हैं, वहाँ टेंट प्रोवाइड कर। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर हम रेस्क्यू का काम पहले करेंगे, उसके बाद रिलीफ का, उसके बाद कोई लॉन्ग टर्म में फिर रिहेबिलिटेशन का है। ग्वादर में आपने देखा था कि पिछले माह पहले काफ़ी बारिशें हुई और काफ़ी उसमें जो है 2-2 फुट 3-3 फुट घरों में पानी दाखिल हो गई थी। अभी उधर इस तरह की सूरत हाल नहीं है। अब तक कोई ऐसे इतला नहीं है कि वहाँ पर शहर डूब गया हो या वो सूरत हाल हो। जी ठीक है जी जनाब, आपके हवाले से इस हवाले से आपका टेक आ चुका है। एक ब्रेक लेते हैं, दीगर से इस हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जो बारिश और उससे होने वाले नुकसानात हैं, KP की जो क्या सिचुएशन है, शाह साहब की जाने बढ़ती हूँ। शाह साहब, वहाँ पर क्या एक तो सूरत हाल है, दूसरा ये कि निमटने के लिए क्या किया जा रहा है? बेसिकली पहले तो हम इकदाम नहीं करते, लेकिन चले बाद में से ही अजाला कैसे किया जाए? जो अभी माली नुकसानात हो रहे हैं, जानी नुकसानात भी वहाँ पर काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल KP में सबसे ज़्यादा जानी नुकसानात हुए और तकरीबन अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक 40 से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ बाक हुए, 1500 से ज़ायद घर तबाह हुए, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा।
और इसकी बड़ी वजह आप देख रहे हैं इस वक्त अप्रैल का महीना है और शुमाली इलाका जात में और ख़ास तौर पे जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जिसमें नॉर्दर्न खैबर पख्तूनख्वा है, मलाकंड का रीजन है, बहरेन, कालाम और इन एरियाज़ के अंदर बर्फबारी हो रही है। चतराल शहर के अंदर हमने देखा कि कल इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है कि बाकायदा वहाँ पे मौसम जो है वो माइनस में चला गया है। तो ये एक बड़ा विजिबल नज़र आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज है। अब आपने कहा कि जी इक़दाम क्या हो रहे हैं, इक़दाम तो मेरे ख्याल में PDMA के बाद सिर्फ इतने ही इख्तियारात है कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स करे और जब डिज़ास्टर होता है तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर बात है कि रिलीफ और दूसरी एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं। लेकिन एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा मेरे ख्याल में कैश स्टार्व्ड है, ना रिसोर्सेज हैं, ना इनके पास क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई पॉलिसी फेडरल लेवल पे नहीं है। तो डिज़ास्टर और क्लाइमेट चेंज को निपटने के लिए, क्योंकि बार बार देखिए हम पिछले तकरीबन 3-4 महीने में ये कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं उनको सबसे बड़े चैलेंजेस आएंगे वो है क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर के। अब फेडरल गवर्नमेंट देख रही है वर्ल्ड बैंक की जानिब IMF की जानिब के वो $7-8 बिलियन उन ममालिक के लिए जो कि डिज़ास्टर हिट और क्लाइमेट चेंज से हिट होंगे उनको दिए जाएंगे। लेकिन इसमें यहाँ एक बड़ी खबर मैं आपको देना चाहूँगा, खैबर पख्तूनख्वा के लिए खुशखबरी है। शायद हो सकता है कि वो डिज़ास्टर और क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होने वाले लोगों को ज़्यादा मदद तो ना कर सके, लेकिन आज एक बहुत बड़ी डोनर कॉन्फ्रेंस हुई है खैबर पख्तूनख्वा में और इसमें USAID, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदों ने शिरकत की और एक बड़ा जो आखिर में ऐलानिया इसी वक्त कुछ देर पहले हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तकरीबन $1 बिलियन जो है वो सूबे में मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ जो USAID है उसने $500 मिलियन का ऐलान किया है आज इस डोनर कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में सूबे के अवाम के लिए एक अच्छी खबर है, नो डाउट। साथ साथ यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे भी मौजूद थे और इसके अलावा UNDP, UNICEF, दूसरे जो UN सिस्टम के जो जितने इदारे थे वो सब मौजूद थे और उन्होंने सुना जो आज चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इम्तियाज़ शाह ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हाइडल पावर पोटेंशियल है, इसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए मौके मौजूद है और सूबाई हुकूमत जाना चाहती है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे। तो इन्वेस्टर्स ने बड़ी जो है इंटरेस्ट का इजहार किया और यूरोपियन यूनियन ने भी तकरीबन $100 मिलियन जो है वो प्लेज किए हैं। अब ये देखना होगा कि एक सूबाई हुकूमत कैसे देखती है, क्योंकि अब सूबा वाकई इंतहाई जो है वो डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज इसको हिट कर रहा है और इस हवाले से बड़ी क्लियरली जो है पॉलिसी बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए पिछले 2022 में भी सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ और अब फिर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर इलाके जो है क्लाइमेट चेंज तो बारिश और बर्फबारी की वजह से और मजीद जो है पेशेंगोई की जा रही है कि अगले 10 दिनों में मजीद जो है मजीद बारिशों का इम्कान है। एग्जैक्टली वो हम सुन रहे हैं इस हवाले से कि अच्छा लगारी साहब, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, इस पर बात भी हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जैसे अभी दुबई की सिचुएशन भी पेश आई, चले वहाँ जानी नुकसान नहीं हुआ, बाकी चीजें हम देख रहे हैं, हम मिसालें तो दे देते हैं लेकिन है बहुत एडवांस है। दुबई के अंदर जो है उन्होंने अपना नेटवर्क ऐसा बना लिया, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ठोस बना लिया है कि ऐसी बारिश जो बहुत बड़ी, यानी मेरे ख्याल में मिडल ईस्ट की हमारी ज़िंदगी की तारीख में तो कभी ऐसा हमने नहीं देखा है कि कभी इतनी बड़ी बारिश हुई हो जो वहाँ हुई है। लेकिन इसी तरह से 2022 की जो तबाहकारियाँ थीं, सवाबी, दीर, चित्राल, अपना मर्दान, चारसदा, ये सारे के सारे इफेक्टेड एरिया थे और वहाँ शहर के शहर पानी में डूबे हुए थे, पूरे शहर डूबे हुए थे पानी में। और 2022 तो एक क़यामत खैर साल था बलूचिस्तान के लिए भी। बलूचिस्तान के तमाम इलाके जो वहाँ पर बिल्कुल बालाई इलाके हैं, यानी जो डेरा इस्माइल खान से ऊपर के डेरा गाजी खान से ऊपर के इलाके, कोलू, बारखां और उसके बाद जो है सिब्बी और अपना डेरा बुगठी, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, ये सारे इलाके और उस तरह से वो जो जनूबी इलाके हैं जिनका भी जिक्र किया शहजाद जुल्फ़िकार साहब ने, वो सारे के सारे पंजगूर से लेकर तुरबा से लेकर वो सारे मुतासर हुए थे बारिश से। और फिर ये सारा आप पता आउटफॉल क्या होता है, जब ये बलूचिस्तान में आ रही होती है बारिश या सिंध के इलाकों में, तो फिर एक और मसला भी होता है कि वहाँ जो हमारी जो रोड कोहीज हैं, जो बरसाती नाले हैं, नाले नहीं हैं, वो दरिया की तरह बहते हैं। वडोर दरिया की तरह बहता है, कहा दरिया की तरह बहता है और मिठामन दरिया की तरह बहता है, सोरी दरिया की तरह बहता है और खूड़ा दरिया की तरह बहता है, गाज नदी ये दरिया की तरह बहते हैं और इनके अंदर 1 लाख क्यूसेक पानी जो है इतना होता है कि आप हैरत होंगे कि दरिया सिंध में कभी इतना पानी नहीं होता है जो इन नदी नालों में आ रहा होता है और वो फिर हर चीज़ को बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। 2022 में बहुत बड़ी बर्बादी आई थी और अभी भी बहुत ज़्यादा खतरात हैं।
बलूचिस्तान में ज़राअत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और यहाँ पर केपी में हम देख रहे हैं हमारे जो सराइकी बेल्ट है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। हमारी साहब की जानिब फसल का मौका है ना, हमारी फसल जो है गंदम उठाई जा रही है और इसमें तबाही आ गई। आपका पॉइंट आ गया, टाइम बहुत कम है। एहतशाम साहब आपकी जानिब आते हैं, क्विकली आप किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? देखिए बलूचिस्तान की बात हो रही थी, देखिए 25 डिस्ट्रिक्ट में जो वो डिक्लेयर इमरजेंसी कर दी गई है अर्बन फ्लडिंग की वजह से। और अब बुख्ती साहब को मैं सुन रहा था, सरफराज बुख्ती साहब को, वो कहते हैं कि वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हो रही है, वो कहते हैं 80 से 100 बड़े नाले हैं जहाँ पे लोगों ने आमना अपने नाजायज़ गैर कानूनी घर बनाए, इवन मस्जिदें बनी हुई हैं। और फिर वो साथ ये भी कह रहे हैं कि सारी मुल्क की कैनाल बहाल हो गई है, कच्ची कैनाल जो है ना वो बहाल नहीं है, जो उसका बुरा हाल हुआ है टूटने के बाद उससे भी बड़ी फ्लडिंग हुई है। देखिए सवाल इस वक्त यह है कि ये दोनों जिस अंदाज से पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं इस हवाले से फ्लडिंग का जो साम बनना है, वो देखें वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, यूनाइटेड नेशन ने $20 बिलियन प्लेज हुए थे, वो पूरे के पूरे में मिले भी नहीं है। और दूसरी बात है कि $2 बिलियन आमना सिर्फ हमने IMF में दिया था फ्लडिंग। आपसे हम माजरत करेंगे, टाइम का वक्त खत्म हो चुका है। आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी। नाजरीन कल आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।